नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल वी डिजर्व अकेडमी पर। और जैसे अभी ये गर्मी में थोड़ी सी बारिश ने अपन को राहत दी है, वैसे ही उम्मीद है कि हमारे वीडियोस से, टिप्स से, ट्रिक्स से और स्ट्रेटेजीज से आपको आपकी तैयारी में कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी, कुछ ना कुछ राहत जरूर मिली होगी। हमने ऑब्जेक्टिव के बारे में तो बहुत बात करी है, पर जो सब्जेक्टिव है, मेन पार्ट है बोर्ड के, यूनिवर्सिटी के या कुछ जो बड़े कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी का जो एक मेन पार्ट है, या उन एग्जाम्स का जो एक मेन पार्ट है सब्जेक्टिव, उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं कर पाए हैं। तो आज इस वीडियो में हम उसी मुद्दे पर बात करेंगे। यही हमारा मेन टॉपिक है कि सब्जेक्टिव के आंसर्स कैसे लिखे जाएं, क्या हम तरीका अपनाएं, किस तरह से हम उस आंसर को लिखने की कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर, मैं कहूँगा, कबाड़े जा सकें। देखो, लिखना वही है, आंसर वही है, सब बच्चे वही पढ़ के आए हैं, फिर भी किसी के कम आते हैं, किसी के ज़्यादा मार्क्स आते हैं। क्यों? कुछ तो अंतर होगा। आप कह सकते हैं कि सर मेरी राइटिंग बेकार है या उसकी राइटिंग अच्छी है जिसके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, पर सिर्फ राइटिंग ही मैटर नहीं करती है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो एक्चुअली आंसर लिखने का तरीका है वो मैटर करता है। तो क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या जुगाड़ आप यूज कर सकते हैं, और मार्क्स गेन करने के क्या क्या हथकंडे आप अपना सकते हैं, वो सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और जैसा कि मैंने अभी बताया, ये ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रेटेजी और प्लानिंग सिर्फ बोर्ड और यूनिवर्सिटी के एग्जाम में काम आएगी। कंपटीशन एग्जाम भी ऐसे बहुत सारे हैं जिनमें सब्जेक्टिव आंसर अपन को लिखने पड़ते हैं। अच्छे कंपटीशन एग्जाम जैसे एसएससी का जेई है डिप्लोमा लेवल के लिए। अगर बीटेक वाले इस वीडियो को देख रहे हैं तो यूपीएससी का इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम होता है, उसमें सब्जेक्टिव होता है। टेक्निकल साइड से बोल रहा हूँ मैं। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का आप देखोगे, नॉन टेक्निकल साइड का तो आईएएस वाला जो एग्जाम होता है, आईआरएस एग्जाम होता है। इसी के अलावा ऐसे और बहुत सारे पीएसयूज है, राइट्स का एग्जाम सब्जेक्टिव होता है, एनर्जी ऑडिटर का एग्जाम सब्जेक्टिव होता है। तो ये सारे सब्जेक्टिव एग्जाम है जिनमें ये सब ट्रिक यूज आएगी, ये सब तरीके यूज आएंगे जो मैं अभी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखें, एंड तक देखें, अच्छा लगेगा आपको, आपके काम आएगा। इस पूरे वीडियो की जानकारी आप अगर अपने आंसर लिखने के तरीके में अपनाएंगे तो श्योर शॉट अगर आप 4 नंबर पाते होंगे 10 में से, तो आपके 8 तो जरूर आएंगे। ठीक है ना, इतनी गारंटी में दे सकते। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम हमारे सब्जेक्टिव आंसर्स को लिखें। वैसे तो ये सारी चीजें जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसमें से कई सारी चीजें आप अब तक सुनते भी आए होंगे अपने टीचर से या अपने सीनियर से, या जो एग्जाम देके बाहर निकलते हैं उनसे कि यार मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। तो ये लगभग काफी सारी चीजें जो मैं बताने वाला हूँ उसमें आप सुनते हुए आए होंगे, पर वो आपकी हैबिट में नहीं आ रही है या आप उन्हें नहीं कर रहे हैं। तो आप उन्हें कैसे अपनी हैबिट में ला सकते हैं, या कैसे उन्हें याद रख सकते हैं चीजों को, कि आप उन्हें भूले ना, उन चीजों को अपनाएं, उन तरीकों को अपनाएं, वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। देखो, ऐसा करना चाहिए, सब लोग ये बताते हैं, पर ऐसा कैसे करें वो अपन यहाँ बात करने वाले हैं कि हम क्या अपनी दिनचर्या में या अपनी प्रैक्टिस में किन चीजों को अपनाएं ताकि ये हमारी हैबिट बन जाए सब्जेक्टिव आंसर अच्छा लिखने की। अच्छा कैसे लिखते हैं वो भी अपन एक एक करके बात करते हैं। ये बात मैं आप लोगों को इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि कई सारे बोर्ड की और यूनिवर्सिटीज, चाहे आरटीयू, चाहे वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी हो, चाहे बीटीआर हो अपना, उनकी कॉपीज चेक कर चुका हूँ। तो अलग अलग तरीके के बच्चों की हैंड राइटिंग्स, बच्चों का लिखना, उनके आंसर्स देखे हैं। उसी आधार पर आप लोगों को ये सारी जानकारी दे रहा हूँ। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे साथी हैं, जो इसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, कई जगह एग्जामिनर की तरह अपना काम कर चुके हैं, कई जगहों की कॉपीज चेक कर चुके हैं। उन सब का इसमें इनपुट है इस वीडियो में। इसके अलावा जो अच्छे बच्चे हैं, जिनकी हैबिट है अच्छी तरीके से लिखना, वो कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, वो सब आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी कि ऐसी क्या गलतियां हैं, ऐसा क्या भ्रम है जिनकी वजह से हम वो चीजें नहीं कर पाते हैं जो और बच्चे अच्छे से करते हैं सब्जेक्टिव आंसर के तौर पर, और हमसे ज्यादा नंबर पाते हैं जबकि हम सेम कंटेंट लिखते हैं। अगर आप खुद के लिखे हुए आंसर्स के बारे में सोचेंगे या खुद के करे हुए पेपर्स के बारे में सोचेंगे तो आप ये जरूर सोचेंगे कि यार उसने भी तो यही लिखा था जो मैंने लिखा है, फिर भी उसके नंबर ज्यादा है, मेरे कम है, ऐसा क्यों? या आप 3 दोस्त अगर एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, तीनों एक ही मटेरियल से पढ़ रहे हैं, फिर भी तीनों के आंसर अलग अलग लिखने में आते हैं, ऐसा क्यों? तो इन सभी बातों का क्या निष्कर्ष निकलता है, कैसे हम अच्छे से अच्छा आंसर लिखते हैं, वो हम देखते हैं फटाफट से। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी बात जो किसी भी सब्जेक्टिव आंसर को लिखने के लिए कई लोगों से आपने सुनी होगी और वो सच है, वो क्या है सबसे जरूरी चीज किसी भी सब्जेक्टिव आंसर की? डायग्राम। खुद के पर्सनल अनुभव से बता रहा हूँ, बहुत सारी कॉपीज चेक करिए। जब कोई भी एग्जामिनर इतनी सारी कॉपीज चेक करता है ना,
और चेक करते करते हुए उसके सामने एक कॉपी अगर ऐसी आ जाए जिसके पहले पेज पर ही एक बढ़िया स्केल से खींचा हुआ डायग्राम बना हो, जिसमें अच्छे से नोमेनक्लेचर नेमिंग हो रखी हो, जिसके नीचे अंडरलाइन करके लिखा हुआ हो कि वो डायग्राम किसे शो करता है, तो आप ये मान लीजिए कि उसके आगे पूरी कॉपी में नंबर अच्छे ही मिलते जाएंगे, क्योंकि वो इम्प्रेशन पहले पेज पे सेट हो गया। एक अच्छा डायग्राम आपके पूरी कॉपी के नंबर में, अगर आप 23 नंबर पा रहे होंगे उस डायग्राम के बिना, तो उस डायग्राम को बना के आप कम से कम 30 नंबर तक जा सकते हैं, 33-35 नंबर तक जा सकते हैं। एक अच्छा डायग्राम आपके इतने मार्क्स में वेरिएशन ला सकता है, पहले ही पेज पर अगर आपने शानदार डायग्राम बना दिया। अब इसका मतलब यही नहीं है कि कॉपी मिलते ही हमें पूरा पेजों में डायग्राम बनाते हुए चलना है। डायग्राम बनाने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन भी अगर आप कर दें तो वो सोने पे सुहागा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है सब्जेक्टिव आंसर की, वो है डायग्राम। अगर आपको उस क्वेश्चन में लग रहा है कि डायग्राम बनाना चाहिए, या आपने जब पढ़ा था और आपने डायग्राम उसका याद किया था, या उस क्वेश्चन में डायग्राम रिक्वायर्ड है, जो आप बताना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं, जो उत्तर देना चाहते हैं उसके लिए, तो वो डायग्राम जरूर बनाएं और अच्छे से बनाएं। वो अभी अपन आगे बात करेंगे अच्छे बनाना और बुरे बनाने में क्या अंतर है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डायग्राम। अब वो गलतियां जो हम दोहराते हैं एग्जाम में लिखते टाइम, हड़बड़ी की वजह से, जल्दबाजी की वजह से, या टाइम मिसमैनेजमेंट की वजह से, कि अपन फ्री हैंड डायग्राम बना रहे हैं। फ्री हैंड डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, लाइनें आधी टेढ़ी जाएगी, इधर की लाइन उधर मिलेगी। ब्लॉक डायग्राम है तो ये ब्लॉक को जिससे जोड़ना था उसकी वजह दूसरे से जुड़ रहा है। मान लीजिए थर्मल पावर प्लांट का डायग्राम बना रहे हैं, तो जो वाटर का सर्किट है, या जो कोयले का सर्किट है, या फ्लू गैस का सर्किट है, तीनों के फ्लो आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं, पूरा डायग्राम वेस्ट हो जाएगा। तो फ्री हैंड डायग्राम कभी मत बनाओ। 2 मिनट 3 मिनट ज़्यादा लगे, पर स्केल का इस्तेमाल करना जरूरी है, ठीक है। जितने भी उसमें पार्ट्स हैं डायग्राम में, जितने भी उसमें बॉक्सेस हैं, या जितने भी उसमें सर्किट में एलिमेंट्स हैं, वो सब आप समझाइए, उनके नाम लिखिए वहाँ पर डायग्राम में कि भाई ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है। अगर आप कोई डायग्राम बना रहे हैं, कोई सर्किट डायग्राम है, उसमें कोई मीटर्स आपने दिखाए हैं, यूज़ किए हैं, तो उस मीटर्स की रेटिंग्स लिखिए, टाइप लिखिए। ये सब लिखने से ये पता चलता है एग्जामिनर को कि हाँ इसको इस डायग्राम के बारे में पता है, इसने सिर्फ इसको रटा नहीं है, इसने इसको समझा है। तो जब ये इंप्रेशन पड़ता है किसी एग्जामिनर पे, तो आप ये देखिए कॉपी आगे से आगे अच्छी चेक होती हुई चलती है। उसके बाद अगर आपने आगे कुछ गलतियां भी कर रखी है ना, तो वो गलतियां माफ है, फिर उन पे इतनी नजर नहीं पड़ेगी, नंबर अच्छे ही मिलते हुए चलेंगे। तो ये देखिए मैं आपके सामने कुछ उदाहरण दे रहा हूँ कि किस तरीके से अलग अलग तरह के डायग्राम बनाते हैं बच्चे। इनमें से अगर आप खुद देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये जो पहला डायग्राम बन रहा है ये कितना अलग दिख रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है बाकी औरों से। तो जाहिर सी बात है इसमें नंबर ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है ना। अब कई बार ये डाउट आता है दिमाग में कि सर डायग्राम याद कैसे रखें, डायग्राम याद नहीं रहते। तो एक्चुअली क्या है, डायग्राम को याद रखने का तरीका ये है कि आप उस डायग्राम को कुछ हिस्सों में तोड़ लो। उदाहरण के तौर पर जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का ही मान लो आप, अगर 3 फेज रेक्टिफायर का डायग्राम है, तो अगर हमें उसका बेसिक पता है कि भाई एसी से डीसी बनाएगा, तो उसके बाद हमारा डायग्राम याद रह जाएगा हमें। कैसे कि एसी में सबसे पहले क्या है, एसी सोर्स देना ही देना है इनपुट में, फिर पूरा डायोड्स का या एससीआर्स का सर्किट आएगा, फिर उसके बाद फिल्टर सर्किट आएगा, फिर लोड आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, आपने उसको टुकड़ों में बांट लिया और उसको याद रखो, उसको मतलब आंखें भर के देख लो, उसे दिमाग में बिठा लो पिक्चर को। जैसे अभी अपन कोई पोस्टर देखें या कोई झांकी देखें तो किस तरीके से अपन को याद रह जाता है ना कि भाई यहाँ पर ये बैठा था, वहां पर वो बैठा था, इधर पेड़ था उस पोस्टर में या उस झांकी में। तो बस ये मान लो एक बढ़िया झांकी बनानी है डायग्राम को। तो चीज़ों को आप पोजीशन के हिसाब से याद रखो, फोटोग्राफिक मेमोरी इसे बोलते हैं, पोजीशन के हिसाब से याद रखो। आप कोई भी दृश्य देखते हो तो उसमें आपको याद रह जाता है भाई बादल ऊपर थे, नीचे नदी थी, पहाड़ था, बड़ा पहाड़ इधर था, छोटा पहाड़ इधर था। तो इसी तरीके से आप डायग्राम को याद रखो। डायग्राम में भी आप याद रखो कि भाई एक ब्लॉक यहाँ था, उसके अंदर ये दूसरा ब्लॉक था जिससे ये तीसरा पाइप निकल रहा था। उनकी पोजीशंस पूरे डायग्राम में याद रखो, तो मोटा मोटा तौर पर डायग्राम एग्जाम में याद आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो अपन डायग्राम बनाना, टेबल बनाना, छोटे छोटे ब्लॉक्स में या छोटे छोटे ब्लॉक डायग्राम बनाना, क्वेश्चन को लिखते टाइम कोई भी बात अगर अपन को समझानी है, अपन ब्लॉक डायग्राम बना दे बीच में छोटा सा, बहुत अच्छा इफेक्ट डालते हैं ये। इंपॉर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन करना, ये चारों पांचों बातें क्या है, सुनने में भले ही आपको फालतू लगे कि यार ये क्या फालतू के काम बता रहे हैं सर, पर बेटा बात ऐसी है कि
ये काम करने से लिखा हुआ जो क्वेश्चन है वो अच्छा दिखता है। भले ही आपने एक दो लाइनें गलत लिख दी हो, पर अगर वो दिख अच्छा रहा है ना तो नंबर अच्छे मिल जाएंगे। अच्छा दिखेगा, अच्छा बिकेगा, यहाँ पर बिकने का सेंस से नंबर ज़्यादा मिलेंगे। तो अच्छा दिखाना जरूरी है, मतलब झांकी बनाना जरूरी है, अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है। पर यह तय है कि अच्छा दिखेगा तो नंबर ज़्यादा मिलेंगे। और अच्छा कैसे दिखेगा? अच्छा ऐसे दिखेगा, डायग्राम्स बनाओ, टेबल्स जहाँ बनती है टेबल्स बनाओ, जहाँ फ्लो डायग्राम बनते हो वहाँ फ्लो डायग्राम बनाओ, ब्लॉक डायग्राम बनाओ। और जो जो इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, खास टर्म्स हैं, इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस के ऊपर बॉक्स बनाओ, अंडरलाइन करो, इनसे फायदा होगा। ठीक है। और शुरू के दो क्वेश्चन भी आपने अगर बढ़िया चकाचक बना दिए तो आप देखो आगे के क्वेश्चंस में भले ही यहाँ पे 7 खून माफ हैं, लास्ट तक जाते जाते भी अच्छे नंबर ही निकलेंगे चेक करने वाले के पेन से, और बैक का सवाल ही नहीं रहेगा। और ये सारी बातें कब पॉसिबल है? जब सही से टाइम मैनेज होगा, यानी कि पेपर को करने का जो हमारा टाइम मैनेजमेंट है वो सही होगा तो ये सब अपने आप हो जाएगा। कई लोग ये कर पाते हैं यही सब काम, डायग्राम अच्छे से बनाना, ब्लॉक डायग्राम बनाना, अंडरलाइन करना, फ्लो चार्ट बनाना, ब्लॉक डायग्राम। कुछ लोग ये कर पाते हैं अपने आप, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। जो अपने आप इन चीज़ों को करते हैं, जिनके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, वो क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस इस अनुसार करी है कि उनका टाइम अपने आप मैनेज हो जाता है। पर जो लोग नहीं कर पा रहे हैं ना, तो उसका कारण एक ही है, आप सही से टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। हर एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है ये आप डिसाइड नहीं कर रहे हो। तो होता क्या है, शुरुआत में तो आप धीरे 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 लिख रहे हो बिना टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए, और ये सब काम भी नहीं कर रहे हो। और एंड आते आते क्या होता है, टाइम कम बचता है, क्वेश्चन बच जाते हैं 2-3 करने के लिए, फिर अपन मारते हैं घसीटे। और आपको ये बता दूं कि अनटिल एंड अनलेस अगर चेक करने वाले को समझ में नहीं आएगा ना कि क्या लाइन लिखी हुई है, उसको 1-2 वर्ड भी अगर इंपॉर्टेंट नहीं दिखेंगे ना, वो पूरा काट के आगे बढ़ेगा 0, और कोई उसको गलत नहीं ठहरा सकता। लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा तो ये कैसे पता चलेगा कि सही लिखा है गलत लिखा है? और ये होता है, मैंने भी किया है, सबने किया है, ये होता है। अगर समझ में नहीं आएगा आपका लिखा हुआ तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो कम से कम ऐसा लिखना जरूरी है कि समझ में आए चेक करने वाले को। अगर आपको ये गलतफहमी हो कि कुछ ना कुछ हो जाता है, जुगाड़ हो जाता होगा, या हम पास हो जाएंगे, या इस तरीके से उस तरीके से हम किसी ना किसी तरीके से पास हो जाएंगे, या कॉपी चेक करते टाइम वो हाथ से नापते होंगे कि भाई इसने 2 पेज बढ़ दिए, इसने 3 पेज बढ़ दिए, मार्क्स दे दो, गलतफहमी है। जैसे जज के कुर्सी पर बैठकर उसका दिमाग जागृत हो जाता है ना कि भैया मुझे सही फैसला देना है। ऑफिसर की कुर्सी पर IAS ऑफिसर बैठ के ये सोच लेता है कि भैया इन जनता की मदद ही करनी है। एक ख्याल तो उसके मन में आता ही है। इसी प्रकार कॉपी चेक करते टाइम ये ख्याल मन में रहता ही है कि स्टूडेंट का बुरा ना हो, पर साथ ही साथ ये भी रहता है कि जो जिसने जैसा लिखा है उसको वैसा ही मार्क्स दिया जाए। ठीक है ना? तो टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। तो यहाँ मेनली 2 बातें सामने आई है। क्या? कि ये जो हमारी बुरी आदतें पड़ गई है, इंपोर्टेंट अंडरलाइन ना करना, पॉइंट्स बना के ना लिखना, घसीटे मारना, कुछ भी अनर्गल लिखना, डायग्राम सही से ना बनाना, टेबल्स ना बनाना, ये जो बुरी आदतें हैं, ये जो पड़ गई हैं, इन बुरी आदतों को कैसे सुधारा जाए, हम ऐसा क्या करें कि ये सब काम हमसे अपने आप हो? टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। हमें पहले से ही पेपर करने से पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन को कितने टाइम में करना है, किस क्वेश्चन को कितने टाइम में करना है। और अगर आपने एक बार टाइम मैनेजमेंट कर लिया तो ये चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। इतना टाइम आपको मिल जाएगा कि आप इन चीज़ों को कर देंगे। ठीक है? तो सबसे पहले यही बात करते हैं कि टाइम मैनेज कैसे करें। अभी तो जैसे बोर्ड का एग्जाम सामने है तो उसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। अदरवाइज यही सारी स्ट्रेटेजी आप चाहे यूनिवर्सिटी एग्जाम में यूज़ करो, चाहे कंपटीशन एग्जाम में यूज़ करो। ये एक स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ आपको। किस एग्जाम में कितना टाइम मिलता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। ठीक है ना? तो अभी जो हमारा बोर्ड का BTR का एग्जाम आने वाला है उसके रेस्पेक्ट में अपन बात करते हैं। जैसे ये पेपर आ रहा है, आपको इसका पैटर्न पता ही है। 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के आएंगे, 30 मार्क्स के, 1 मार्क हर क्वेश्चन को। इसी तरह से आपको 8 में से 4 करने होंगे सब्जेक्टिव, तो 40 मार्क्स हो गए, 10 मार्क्स का हर क्वेश्चन आएगा सब्जेक्टिव। अब ये जो सब्जेक्टिव आ रहा है ये इस तरीके से भी आ सकता है कि 5-5 मार्क्स के 2 पार्ट हों, या इस तरीके से भी आ सकता है 2-2 मार्क्स के 5 पार्ट हों, शॉर्ट नोट टाइप के क्वेश्चन आंसर लिखने हो आप। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पेपर साथ ही आएंगे, क्वेश्चन पेपर दोनों कंबाइंड आएंगे। ऑब्जेक्टिव भी उसी में होगा, सब्जेक्टिव भी उसी में होगा।
उत्तर पुस्तिका, आपकी आंसर बुक और आपकी OMR, ये तीनों आपको शुरुआत में दे दी जाएगी और 3 घंटे तक आपके पास ही रहेगी। ठीक है ना, 3 घंटे तक आपके पास ही रहेगी। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे टाइम मैनेज करें, ऑब्जेक्टिव पहले करें, सब्जेक्टिव पहले करें। तो अब जो मैं बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुन के और वैसा ही फॉलो करके उसी स्ट्रेटेजी को अपना के अगर आप चले तो बैक तो नहीं आएगी, गारंटी है। और बैक पुरानी अगर है तो वो निकल जाएगी। तो ध्यान से सुनना। स्टेप 1, पेपर हाथ में आते ही सबसे पहला काम क्या करना है, आंसर बुकलेट मिली, आप अपनी डिटेल भर लीजिए। पेपर हाथ में आया, पेपर हाथ में आते ही सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम यही करना है, ऑब्जेक्टिव पर टूट पड़ो। ऑब्जेक्टिव अपन को करने हैं, 30 क्वेश्चन है, 30 मिनट में करने हैं। एक क्वेश्चन को 1 मिनट देते हुए पढ़ो उसको। टारगेट ये रखना है 30 मिनट से कम में हम कर लें, पर 30 मिनट मैक्सिमम है 30 क्वेश्चन के लिए। यही मैं हमेशा से आगे पीछे जितने भी वीडियो उनमें हमेशा से यही बोलता आ रहा हूँ, एक क्वेश्चन को 1 मिनट का टारगेट लेके ही चलना है। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन 30 मिनट में करने हैं। क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर आया टिक लगाओ, अगला क्वेश्चन पे पहुंचो। अगला क्वेश्चन पढ़ा, नहीं आया, आगे बढ़ो, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा, ऐसे करते करते 30 क्वेश्चन में से मान लो आपके 22 क्वेश्चन आपको आ गए या 20 ही आ गए, 10 नहीं आए, कोई बात नहीं। ये जो 20 क्वेश्चन आया ना, इनको ध्यान से क्वेश्चन टू क्वेश्चन ध्यान रख के कि भाई पहला का ये ऑप्शन है OMR में गोला भरो, दूसरे का ये है OMR में गोला भरो, तीसरा चौथा नहीं आया, पांचवे का ये, पांचवे का ही गोला भरना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी में गोले ऊपर नीचे हो जाते हैं। सही क्वेश्चन करके भी गलत मार्क्स आते हैं, कम मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, तसल्ली से OMR भर ली। ये काम सारा 30 मिनट में हो जाना चाहिए, पर 30 मिनट मैक्सिमम टाइम है। क्योंकि आप भी देखो ना, 20 ही तो क्वेश्चन करे हैं अपन ने। जो क्वेश्चन अपन ने पढ़ा, अपन को नहीं आया तो अपन आगे बढ़ गए ना, तो वहां 1 मिनट कहाँ लगा पूरा। 30 मिनट में आपने अपने जो क्वेश्चन आ रहे थे आपको ऑब्जेक्टिव, वो पूरे कर लिए। बहुत अच्छी स्थिति है, कोई दिक्कत। अब जो नहीं आए उनका क्या होगा, उनमें तुक्के ही मारेंगे, जाहिर सी बात है। पर तुक्के अभी नहीं मारने, तुक्के तब मारने हैं जब तुक्के मारने का सबसे सही समय आएगा। वो सही समय कब है, सब्जेक्टिव के बाद या सब्जेक्टिव के साथ साथ। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि हो सकता है कि सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस में या सब्जेक्टिव के आंसर्स लिखते टाइम ऐसा कुछ आपको याद आ जाए या ऐसा कुछ पेपर में मिल जाए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व हो जाए कोई ना कोई। तो पहले से तुक्के मार के गलत मारना क्या समझदारी तो नहीं है। उससे बढ़िया है कि आप सब्जेक्टिव करना चालू करें, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के दौरान अगर कुछ आपको मिलता है कि हाँ यार इसका आंसर वो हो सकता है उस ऑब्जेक्टिव में जो अपन ने छोड़ के आए, हाथों हाथ जाओ, टिक लगाओ, OMR भरो उसी क्वेश्चन की। ठीक है, ये तो होगी अपनी ऑब्जेक्टिव। स्टेप 2 पे आ जाओ। स्टेप 2 क्या कहती है, 8 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक बार सरसरी निगाह से उनको देख लो और उनमें से चुन लो कि भाई मैं ये 4 कर सकता हूँ। ये काम 5 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट में हो जाना चाहिए। क्वेश्चन को पढ़ना है बस, उनको करने की नहीं कह रहा हूँ मैं। एक बार उनको पढ़ना जरूरी है। आपको लगेगा यार मैं टाइम वेस्ट क्यों करूँ, टाइम वेस्ट नहीं है ये, इससे आपकी प्लानिंग होगी, टाइम मैनेजमेंट बनेगा। 5 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट में आप क्वेश्चंस को सरसरी निगाह से पढ़ लो, देख लो, क्योंकि आपकी तैयारी आपने करी है तो आपको ये पता चल ही जाएगा कि भाई मैं इसको अच्छे से कर सकता हूँ या इसको नहीं कर सकता। तो 8 में से वो 4 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लो जो आपको करने हैं। ठीक है, कुल मिला के आपने 30 मिनट में ऑब्जेक्टिव करा और 10 मिनट में ये काम किया, 40 मिनट गए। बचे कितने, 2 घंटे 20 मिनट अभी भी बच रहे हैं। तो 20 मिनट को अलग निकाल दो, लास्ट में काम आएंगे अपने तुक्के लगाने के, पेपर को चेक करने के, देखने के, अंडरलाइन करने, बहुत सारे काम है छोटे छोटे। ये 20 मिनट बाद में काम आएंगे। 2 घंटे 2 आवर्स अपने पास है जिसमें अपन को 4 क्वेश्चन करने हैं। सबसे अच्छी सिचुएशन क्या है, सबसे अच्छी सिचुएशन ये होती कि भाई जो 4 क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट करे वो मुझे अच्छे से आते हैं, बहुत बढ़िया से मैं लिख सकता हूँ, सब में डायग्राम बना सकता हूँ, सब में मैं अच्छा पॉइंट वाइज लिख सकता हूँ। तो हर एक क्वेश्चन को बराबर टाइम देना है, आधा घंटा, और आधे घंटे में आपको वो 4 क्वेश्चन खत्म करने हैं। और जो 20 मिनट बचे उनमें वो ऑब्जेक्टिव करने हैं। अगर सब्जेक्टिव करते करते कोई आंसर आ जाए दिमाग में तो वो ऑब्जेक्टिव करके आना है। और आंसर बुक उसे चेक करते हैं आखिरी के 20 मिनट में, कोई आंसर गलत तो नहीं लिख दिया, कहीं पे कोई अंडरलाइन करना भूल तो नहीं गया, कहीं किसी क्वेश्चन को बॉक्स में बंद नहीं किया, इक्वेशन नंबर नहीं लिखा, कहीं कटिंग करनी है तो उसको कटिंग कर दिया सफाई से। ये सारी चीजें, कोई बीच में खाली पेज छूट गया तो उसको काट दिया, ये सारी चीजें अपन वो 20 मिनट आखिरी के जो बचाए हैं अपन ने वो इसी के लिए ही हैं और वो बचने चाहिए।
20 मिनट नहीं तो आखिरी के 10 मिनट इस काम के लिए बचने चाहिए। मैं कह रहा हूँ फायदा होगा। मैंने कई ऐसी कॉपीज चेक करी है जिनमें आंसर सही है पर आंसर गलत लिखा है, तो मैंने तो हमेशा ही उस चीज को नेग्लेक्ट करते हुए उस आंसर का क्या क्वेश्चन था वो क्वेश्चन मान के ही उसको चेक कर दिया और आंसर नंबर दिए हैं। मैं आपको ये सच बात बता रहा हूँ, कोई भी एग्जामिनर ऐसा नहीं है जो मतलब ये सोच के बैठा है कि भाई आज इनको फेल करना है। कोई भी कॉपी चेक करता है तो उसका मकसद, उसका एम, उसका यही होता है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले। कोई भी ये एम लेके नहीं चलता कि भाई इसके नंबर कटे, ये आप मान के चलो, कम से कम यहाँ पॉलिटेक्निक में तो, ठीक है ना। तो आखिरी में 10 मिनट इसलिए ज़रूर देने हैं कि हम ये चीज़ें चेक करें। ऐसा नहीं है कि आप अगर मान लिए गलत आंसर नंबर गलत लिख दिया और आपने पूरा आंसर कर दिया और आंसर नंबर गलत है तो आप के नंबर कट ही जाएंगे। वो मैं बता चुका हूँ आपको, नंबर फिर भी मिल जाएंगे। पर अगर आंसर सही लिखा होता, सही आंसर, उसका आंसर सही किया होता, आंसर नंबर भी सही लिखा होता और आपने आंसर भी सही किया होता, तो चेक करने वाले का अंदर से मन खुश हो जाता है कि हाँ यार बच्चा अटेंटिव है, अलर्ट है, नंबर अपने आप ज़्यादा आएंगे। बात समझ रहे हो ना मेरी? सिर्फ एग्जाम ही नहीं करना है, एग्जामिनर का मन भी जीतना है, नंबर अपने आप अच्छे मिलेंगे। तो आखिर के 20 मिनट बचे जिसमें आपने सरसरी निगाह से पूरा देख लिया पेपर और आपका पेपर कंप्लीट हो गया। ये तो है सबसे अच्छी सिचुएशन जिसमें आपको चारों क्वेश्चन अच्छे से आते हैं। पर हमारी सिचुएशन कैसी है? हमारी सिचुएशन सबसे अच्छी सिचुएशन नहीं है। हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हमें चारों क्वेश्चन जो हमने सिलेक्ट करे वो भी पूरे नहीं आते। किसी में एक पार्ट आता है, किसी में डायग्राम नहीं आता। शॉर्ट नोट का अगर क्वेश्चन है तो 5 में से 3 ही आते हैं, 2 नहीं आते। तो जब इस तरह की सिचुएशन है तो हम क्या करेंगे? तो हम वो चुनेंगे क्वेश्चन जिसमें हमें सबसे अच्छा डायग्राम बनाना आता है, या सबसे पहले वो क्वेश्चन चुनेंगे जो हमें पूरा आता है, जिसके दोनों पार्ट आते हैं। अगर कोई चारों क्वेश्चन जो आपने सिलेक्ट करे हैं करने के लिए, उनमें से कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके दोनों पार्ट आपको आते हैं, तो सबसे पहले हमें वही करना है, ठीक है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको दोनों पार्ट आते हो, तो फिर हमें वो क्वेश्चन चुनना है जिसमें आप डायग्राम अच्छे से बना सकते हो। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं इसी वीडियो में, शुरुआत के 2 क्वेश्चन अगर आपने ठीक ठाक चकाचक कर दिए तो आगे के बाकी के क्वेश्चंस कुछ भी लिखो आप, बाकी का आंसर कुछ भी लिखो बाकी के पेपर में, वो कुछ ना कुछ अच्छे नंबर ही मिलते चले जाएंगे। शुरुआत के 1.5-2 क्वेश्चन में दिमाग सेट हो जाता है एग्जामिनर का कि हाँ भाई बच्चों को कितने नंबर देने हैं, ये कितने नंबर पा सकता है। बात क्लियर है? तो अब क्या करना है? भगवान का नाम लो सबसे पहले तो, और दूसरा जो क्वेश्चन आपने चुन लिया कि भाई या तो दोनों पार्ट आते हो या उसका डायग्राम अच्छे से आता हो, उस क्वेश्चन को सबसे पहले करो, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट नंबर उसका जो इससे थोड़ा सा कमजोर था, आता है पर इससे कम आता है, फिर उसके बाद जो उससे कम आता है, फिर उसके बाद जो उससे कम आता है। इस तरीके से आप पूरा पेपर करो। पर अब ये देख लो कि हमें सबसे अच्छा जो आता था वो हमने सबसे पहले किया, तो जाहिर सी बात है आधे घंटे वाली बात नहीं रही। अब हमें पहले क्वेश्चन को जो हमें ज़्यादा आता है उसको 10-15 मिनट ज़्यादा देने पड़ेंगे। यानी अगर आपको पहला क्वेश्चन जो सबसे अच्छा आता था, जो सबसे पहले लिखा आपने 4 में से, अगर उसमें आपको 40 मिनट भी लग रहे हैं, 45 मिनट भी लग रहे हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन करने हैं वो इतने अच्छे आते भी तो नहीं है ना, उनको टाइम देके करोगे क्या? जाहिर सी बात है। तो जो हमें सबसे अच्छा आता है उसको सबसे पहले करो, और अगर उसमें 10-20 मिनट 10-15 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं तो उसमें लगने दो, कोई दिक्कत नहीं। यही टाइम मैनेजमेंट है। ये वहाँ जाके पेपर देख के आपको समझना पड़ेगा, पेपर देख के आपको पता चलेगा कि मेरे को कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर मान लीजिए आपको 4 में से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक कतई भी नहीं आ रहा, तो आप ये मान लो 3 क्वेश्चन में मेजर पोर्शन टाइम का अपन को खत्म करना है। यानी 2 घंटे में अपन को यही टारगेट लेके चलना है कि यार मैं ये 3 को मैक्सिमम अच्छे से करूं, और बाद में जो 15-20 मिनट बचे वो पेपर चेक करने के, उसके अलावा जो 10-15 मिनट बचेंगे वो अपने वो चौथा क्वेश्चन करना है जो अपन को ठीक से नहीं आता है। 4 में से मान लीजिए 2 ही आते हैं, तो आप ये मान लीजिए 1.5 घंटा आपको उन 2 को ही देना है। 2 घंटे में से और 1.5 घंटा 2 को ही देना है, बाकी 30 मिनट में बाकी के वो 2 क्वेश्चन करने जो आपको अच्छे से नहीं आते, क्योंकि आप ऐसे भी अच्छे से नहीं आते तो घसीटे मारोगे। तो कम टाइम उनके लिए रखें और ज़्यादा टाइम अपन उनके लिए रखें जो अपन को अच्छे से आता है, जिनमें डायग्राम अच्छे से बना सकते हैं, जिनमें हम अच्छे से पॉइंट्स लिख सकते हैं, जिसमें हम अंडरलाइन कर सकते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, झांकी बढ़िया दिखनी चाहिए, नंबर अच्छे मिलेंगे। और झांकी का मतलब यही है कि आप कंटेंट भी अच्छा लिखें। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई झांकी में पेड़ बढ़िया है, नदी बढ़िया है और रावण की जगह आपने गधा बैठा दिया।
या राम की जगह आप किसी आदमी को लिया है बिना बिना श्रृंगार के, तो रामायण की झांकी अच्छी नहीं लगेगी। बात समझ रहे हो? पर ऐसी उम्मीद है कि 8 में से 4 आप लोग ठीक ठाक तैयार करके ही जाएंगे। ऐसा मतलब जो पास होना चाहता है, जो चाहता है कि उसकी बैक निकल जाए, तो वो ऐसा तो कोई नहीं होगा कि मुंह उठा के चला जाए। जो मुंह उठा के जाएगा एग्जाम में, उसके तो बैक लगनी ही लगनी है, उसको कोई नहीं बचा सकता। तो थोड़ी बहुत तैयारी आपको करनी पड़ेगी। उस थोड़ी बहुत तैयारी के बाद मैं ये मान सकता हूँ कि 4 क्वेश्चन तो आप अच्छे से करके ही जाएंगे। तो ऑन एन एवरेज आप ये मान लीजिए 30 मिनट एक क्वेश्चन को देने हैं। जो क्वेश्चन आपको ज़्यादा अच्छा आता है उसको थोड़ा ज़्यादा समय दे दीजिए, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको थोड़ा कम समय अलॉट कीजिए, पर घड़ी देखते हुए चलिए। 30 से 40 मिनट में एक क्वेश्चन को खत्म करने की टेंडेंसी रखिए, एंड में आपके पास समय बच जाएगा। उस बचे हुए समय का उपयोग करिए, पेपर चेक करिए, ठीक है। और इस बीच में कोई आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर अगर आ जाता है ध्यान, तो सब्जेक्टिव को रोको, हाथों हाथ ऑब्जेक्टिव करो, OMR में गोला भरो, वापस फिर सब्जेक्टिव पे आओ, ठीक है, क्योंकि उसको भी अपन को निपटाते हुए चलना है। बात आई जो बचे हुए क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको 30 में से 20 ही क्वेश्चन आए, 10 क्वेश्चन बच गए, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ। उन 10 में से आपको 2 क्वेश्चन और सब्जेक्टिव करते हुए पता चल गए, आपने वो भी कर दिए, बचे हुए 8 क्वेश्चन। उन 8 क्वेश्चन के तुक्के कैसे लगेंगे? ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फिर से क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, टाइम बचा नहीं है। उन 8 क्वेश्चन में एक तरफ से सेम ऑप्शन टिक कर दो। 8 क्वेश्चन में अगर मान लो आपने BBB लगाया, तो चांसेस हैं कि 8 में से 2 तो सही हो जाएं। अगर आपने ज़्यादा दिमाग लगा के ABCD ऐसे लगाने लगे, तो हो सकता है कोई क्वेश्चन ही सही ना हो, क्योंकि 8 में से ये प्रोबेबिलिटी है, 8 में से कम 2 क्वेश्चन तो भी निकलेंगे ही निकलेंगे ना, वही वाली बात है। तो 8 जो क्वेश्चन आपसे नहीं आए, आपको बिल्कुल नहीं आ रहे, तो उनको एक तरफ से सेम ऑप्शन तुक्का लगाना है। ज़्यादा चांसेस है कि उनमें से कुछ ना कुछ 1 2 3 क्वेश्चन सही हो जाए, ठीक है। तो ये पूरा आपका स्ट्रेटेजी है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव पेपर को करने की। किस तरह से हम सब्जेक्टिव पेपर को टारगेट करेंगे और किस तरह से ऑब्जेक्टिव को और सब्जेक्टिव का टाइम मैनेज करेंगे। अगर ये आपने कर लिया, इस चीज़ की आपने प्रैक्टिस कर ली इन 30 दिनों में, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट लगभग आपको पता चल ही चुकी है, 22 जुलाई से एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो मोटे तौर पर 30-40 दिन बचे हैं आपके पास। और इस टाइम में इस चीज़ की आप प्रैक्टिस करो, तो मेरा मानना यही है, बैक तो क्लियर हो जाएगी। या अगर कोई पहली बार दे रहा है तो बैक तो नहीं आएगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी स्ट्रेटेजी आप लोगों को ठीक लगेगी। आप इसे प्रैक्टिस करेंगे और अपनाएंगे, और इस बार ये बोर्ड का एग्ज़ाम का जो सुनहरा मौका है, सुनहरा पैटर्न, सुनहरा सिलेबस, इसको भुनाएंगे इस मौके को, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। देखते रहिए, सीखते रहिए और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। ओनली विद वी डिजर्व अकेडमी।